नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध पर। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले सरकार ने संसद में कृषि के विपणन को लेकर के 3 नए कानून लाए, जिसके तहत ये कहा गया कि अब देश के किसान देश के अनेकानेक हिस्सों में अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सभी फसलों के उत्पादों को बेच सकेंगे। यानी कि उन पर पहले की तरह एपीएमसी कानून के तहत इस तरीके की कोई बंदिश नहीं होगी कि वह किसी सरकारी एजेंसी को ही अपने उत्पाद बेचने के लिए विवश थे। और नए कानून के तहत अब उनसे या उनके जरिए कोई भी कॉरपोरेट देश के किसी भी हिस्से का उनके उत्पाद को खरीद सकेगा, चाहे वो उनका अनाज हो, चाहे वो उनका वेजिटेबल प्रोडक्ट हो, चाहे उनका फ्रूट्स हो, या किसी भी तरीके के और भी स्पाइसेज और कमर्शियल आइटम हो, या डेयरी के प्रोडक्ट हों। इस फैसले के बाद पहले तो ये अध्यादेश लाया गया, फिर उसके बाद संसद में इसे कानून के शक्ल में जब लाया गया तो इसके विरोध में सरकार के साझेदार अकाली दल के मंत्री ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद कानून तो किसी भी तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो गया। परंतु देश भर के किसान संगठन और कई सारे राजनीतिक दल, जिसमें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, इसके अलावा कई सारे विपक्षी दल जिसमें कि अकाली दल और भी कई सारे आप पार्टी वगैरह वगैरह, सबने इस बिल का विरोध किया, बल्कि अब इस कानून का विरोध किया। लेकिन ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि देश की जो कृषि है या देश के जो किसानों की हालत है, उसकी मौजूदा स्थिति कैसी है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या नए कानून के आने के बाद मौजूदा स्थिति पर उसका क्या असर पड़ेगा। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि सरकार ने जो ये पहल की है, क्या वो वास्तव में बिल्कुल खिलाफ है किसानों के, या किसानों के समर्थन में होते हुए भी किसानों के पूरे तौर से समर्थन में नहीं है। हमारा मानना है कि सरकार ने जो ये कानून लाया है वह पहल कहीं से गलत नहीं है। सरकार द्वारा किसानों के सभी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बाजार के दायरे में लाने की बात करना गलत नहीं है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाजार के अपॉर्चुनिटी को प्रदान करना या बाजार के दायरे को बहुत ज़्यादा किसानों के उत्पादों के लिए प्रदान करना गलत नहीं है। परंतु सरकार ये बात भूल जाती है कि कृषि जो है एक सीजनल पेशा है। कृषि जो है फैक्ट्री के उत्पादों की तरह रोज रोज उत्पादित होने वाला पेशा नहीं है, या कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि रोज लहसुन पैदा होता हो, रोज प्याज पैदा होता हो, रोज गेहूं, धान और तमाम जो है कृषि के उत्पाद पैदा होते हो, चाहे अलग अलग तरीके के जो उत्पाद हैं, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, अनाज हो, या वगैरह वगैरह। केवल डेयरी के उत्पाद जो है, जिसमें दूध, दही या छाछ या मक्खन या घी, ये रोज रोज उत्पादित जरूर होते हैं। परंतु जितने भी कृषि के उत्पाद हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो पटसन हो, ये सब सीजन में पैदा होते हैं। और डिमांड और सप्लाई का नियम जिस तरीके से बाजार का फंडामेंटल लॉ है, ठीक उसी तरीके से कृषि में भी कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के नियम को देखते हुए ऐसा ये लगता है कि जब भी सीजन में जब कोई फसल होता है या कोई उत्पाद होता है तो उसकी ओवर सप्लाई होती है। और जब ओवर सप्लाई होती है तो मार्केट के रूल के मुताबिक उसके दाम गिरने तय होते हैं। और यही वजह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की परिकल्पना लाई गई कि सरकार किसानों के फसल जो सीजन में जो ओवर सप्लाई होने की वजह से जिनके मूल्य अचानक गिर जाते हैं, उस मूल्य को बांधने का काम ये एमएसपी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस करती है, या न्यूनतम समर्थन मूल्य करता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जो है वो आज तक कोई लीगल इंटाइटी का विषय नहीं है। अभी तक यह केवल सरकारों द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन यह इस तरीके का कानून का रूप नहीं लिया है जिसके तहत अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर कोई व्यक्ति सामान बेचे या सामान खरीदे तो उसको दंडित करने का प्रावधान हो। तो ऐसी बात नहीं है। यही वजह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करने के बावजूद और सरकार की कई एजेंसियों के द्वारा
किसानों के उत्पादों को खरीदने के बावजूद समूचे देश में एमएसपी की सिस्टम पूरे तौर पे लागू नहीं हो पाती है, क्योंकि पहला कि एमएसपी को कानूनी आधार प्राप्त नहीं है और दूसरा कि हर जगह सरकार की एजेंसियां कार्यरत नहीं हैं। एफसीआई के हर जगह गोदाम नहीं है, हर जगह इसके क्रय केंद्र नहीं हैं, हर जगह मंडियां स्थापित नहीं हैं। और बताते चलें कि देश में केवल 3 राज्य मूल रूप से पंजाब और हरियाणा में ही सरकार की मंडियां स्थापित हैं, वो मंडियां जहां पर किसान न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पर एमएसपी पर अपने अनाज को बेचते हैं। और तीसरा मुद्दा एमएसपी को लेकर के ये है कि किसानों के करीब 36 उत्पाद हैं और उन 36 उत्पादों में से एमएसपी के जरिए या सरकार की मंडियों के जरिए केवल धान और गेहूं की ही खरीद संभव हो पाती है। यानी कि इस सरकार के ये नए कानूनों को लेकर के बवाल केवल नहीं है, बवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ किसानों के पेशे को लाभकारी बनाने के लिए या किसानी पेशा को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए एक तो एमएसपी का सिस्टम कानूनी आधार प्राप्त नहीं है, दूसरा कि एमएसपी के लिए पूरे देश में एक बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है और तीसरा कि एमएसपी के दायरे में किसानों के सभी 36 उत्पाद शामिल नहीं हैं। और इस वजह से एमएसपी जो है एक इनफेक्टिव प्रणाली बनकर रह गई थी। और ऐसे में जब ये नया कृषि कानून लाया गया जिसमें यह कहा गया कि अब किसान सीधे कॉरपोरेट को अपने उत्पाद बेचेंगे, तो वो एमएसपी के वो तीनों सवालात फिर से पैदा हो जाते हैं। क्यों हम मान लें कि कॉरपोरेट द्वारा खरीदे जाने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना एकदम सुनिश्चित ही हो जाएगा? क्या किसान का पेशा या किसानी का क्षेत्र जो है क्या वो सीजनल नहीं रह जाएगा? वह रोज रोज पैदा होगा? नहीं पैदा होगा, वह सीजनल ही रहेगा। और अगर कॉरपोरेट उसे खरीदने आएंगे तो सीजनल होने की वजह से, ओवर सप्लाई होने की वजह से अगर बाजार में उसकी दरें कम हैं तो कॉरपोरेट भी उसे कम ही दर देगा। मिसाल के तौर पे आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां पर एमएसपी के क्रय केंद्र नहीं हैं, जहां पंजाब और हरियाणा की तरह मंडियां स्थापित नहीं हैं, वहां एमएसपी के निर्धारित 1900 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के मूल्य के बावजूद 1400 से लेकर के 1500 से लेकर के 1600 तक के बीच में गेहूं आसानी से खरीदा जा सकता है और वो आसानी से उस मूल्य पर उपलब्ध होता है। ऐसे में कॉरपोरेट जो गेहूं पीस करके और आटा बेचने का काम करते हैं, जिसको लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कार्यरत हैं, जिसमें कि आशीर्वाद है, आईटीसी की कंपनी है, जिसमें कि और भी कई सारे आटा की ब्रांड की कंपनियां हैं। तो ये आटे का जो बेचती है बाजार में, वो 10 किलो आटे का मूल्य 300 से लेकर के 360 रुपये प्रति पैकेट होता है, प्रति 10 किलो पैकेट होता है। जबकि गेहूं ये 1500 से 1600 रुपये क्विंटल खरीदते हैं। यानी कि ये सीधे दोगुने रेट पर जो है आज भी बेच रहे हैं। तो इसीलिए मोदी सरकार का यह पहल कि किसानों को कॉरपोरेट के द्वारा खरीदे जाने से उन्हें ज्यादा लाभकारी मूल्य मिलेगा, एक छलावा मात्र है। जब तक एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक एमएसपी के दायरे में सभी 3600 कृषि उत्पाद को शामिल करना सुनिश्चित नहीं किया जाएगा और जब तक सरकार की एजेंसियां देश के हर एक हिस्से में उपलब्ध नहीं रहेंगी, तब तक एमएसपी सिस्टम पूरे तौर पर लागू नहीं हो पाएगा। और जब एमएसपी पूरे तौर पर लागू नहीं हो पाएगा तो कॉरपोरेट को किसानों के उत्पादों को खरीदे जाने की छूट देने का भी कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए किसानों के बीच और सरकार के बीच जो गतिरोध चल रहा है, वो कहीं न कहीं वह गतिरोध जायज है, वाजिब है। और किसान संगठनों ने भी इस बिल का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि वह एमएसपी को कानूनी दायरा दे, वह एमएसपी में अपने सभी 36 उत्पादों को शामिल करना सुनिश्चित करे। परंतु सरकार इस बात को दरकिनार कर रही है, अनसुना कर रही है और लगातार प्रलाप किए जा रही है कि अभी तक मंडियों में भ्रष्टाचार के जरिए, रिश्वत के जरिए, कुछ लोगों के जरिए खरीद के पूरे केंद्र पर, खरीद के पूरे सिस्टम पर कब्जा था और वो कब्जा पर जब हमला हुआ है नए कानून के जरिए तो वो बौखला गए हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है। मंडी का भी होना जरूरी है। अगर मंडी नहीं होगा तो मौजूदा एमएसपी प्रणाली लागू नहीं हो पाएगी और मंडी की वजह से पंजाब और हरियाणा के एमएसपी का जो मूल्य भी जो है वह भी मिलना सुनिश्चित हो पाता है। उन मंडियों के आढ़तियों की वजह से किसानों को जो है बिना ब्याज के कर्जे मिल पाता है
कई बार उन्हें जो है अग्रिम रूप से भुगतान भी उन आढ़तियों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे कई सारे सवालात हैं जिस पर सरकार को, किसान संगठनों को संतुष्टि के साथ जवाब देना चाहिए और उनके वहम को, उनके शक को, उनके संदेह को एक तरह से दूर किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के इरादे भी नेक नहीं है। अगर विपक्षियों के भी अगर इरादे कुछ मायनों में नेक नहीं है कि वो कॉरपोरेट को किसानों के सामान खरीदे जाने की छूट को अगर बेकार बताते हैं तो वह भी शक के दायरे में है, लेकिन सरकार भी उससे ज्यादा शक के दायरे में है कि वह एमएसपी को कानूनी आधार प्रदान नहीं कर रही है। इसीलिए सरकार और किसानों के बीच चल रहे इस गतिरोध को दूर किया जाना बेहद जरूरी है और हम ये मानते हैं कि सरकार को ये सद्बुद्धि आनी चाहिए। किसानों की, देश के खेती की और देश के गांव के माली हालत की, पूरे वस्तु स्थिति की पूरी समझ होनी चाहिए। अगर मोदी सरकार कहती है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना उसका लक्ष्य है, तो उसे सबसे पहले एमएसपी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। उसे सबसे पहले एमएसपी में सुधारों का जामा पहनाना होगा। उसके बाद ही किसानों की आमदनी बढ़नी सुनिश्चित हो पाएगी और तब आप किसानों को ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तब आप ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट खरीदार बुला करके किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। आज किसानों के कुछ उत्पादों के अगर ज्यादा मूल्य मिल भी रहे हैं तो ऑफ सीजन में मिल रहे हैं। जब ऑफ सीजन में वो किसानों के उत्पाद किसानों के पास नहीं होते, कहीं न कहीं जमाखोरों के पास और बिचौलियों के पास आ जाते हैं, या अगर किसानों के पास होते भी हैं तो वो चंद किसानों के पास होते हैं, वो अमीर किसानों के पास होते हैं जिन्हें कोई सीजन में अपने उत्पादों को बेचने की मजबूरी नहीं होती, उनके पास पैसे की तंगी नहीं होती। लेकिन 80% से ज़्यादा किसान सीजन में अपने उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर होता है। तो हमें लगता है कि जल्द ही किसानों को इस मांग को लेकर के सरकार की सद्बुद्धि खुले और इस पूरे मामले का एक तरह से कंप्लीट जो है सॉल्यूशन निकाले, एक संपूर्ण समाधान निकाले। और संपूर्ण समाधान यह कहता है कि नए कृषि बिलों के साथ साथ एमएसपी को कानूनी दायरा दिया जाना बेहद जरूरी है और इसमें 3600 उत्पाद को शामिल किया जाना जरूरी है। और सरकार के जितने इंटरवेंशन जो मैकेनिज्म है थ्रू परचेज इंस्टीट्यूशंस, उसकी उपस्थिति पूरे देश में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी बात के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सब खैर, गुड बाय।